रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है क्योंकि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी। इसीलिए वो अपनी माँ को आवाज लगाकर बोलती है, माँ, मेरा खाना रेडी हो गया क्या? मुझे नहीं पता बेटा, अपनी भाभी से पूछ ले। क्या यार, अब भाभी से भी पूछना पड़ेगा। पता नहीं उन्होंने भी कुछ बनाया होगा या नहीं, जाकर देखती हूँ। राधिका अपना बैग उठाती है और किचन में अपनी भाभी के पास जाती है। उसकी भाभी रसोई में खाना कम बना रही थी और खा ज्यादा रही थी। तभी राधिका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस खाने में नमक देख रही थी कि सही है या नहीं, वरना आप सबको पसंद नहीं आएगा। पसंद तो तब आएगा ना जब खाने को कुछ बचेगा। जिस तरह से आप खाने में नमक चेक कर रही थी ना, उस हिसाब से तो हमें नमक से ही रोटी खानी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? कुछ नहीं भाभी, मेरा खाना बन गया है या मैं जाऊँ? अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। राधिका बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठकर वेट करने लगती है। इधर काव्या खुद से बोलती है, आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अरे कॉलेज जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप को मैडम क्यूरी समझेगी। अभी मजा चखाती हूँ इसे। ऐसा कहकर काव्या राधिका के खाने के डब्बे में एक नकली छिपकली रख देती है और लंच पैक करके उसे देने बाहर चली जाती है। जिसके बाद लंच देते हुए वो उसे बोलती है, ये लो तुम्हारा लंच, अच्छे से खा लेना। इसमें सच में खाना ही है ना? कहीं कुछ और तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, और कुछ क्या होगा इसमें, खाना ही है सच्ची। ठीक है, थैंक यू भाभी, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना और खाना जरूर खा लेना। राधिका कॉलेज के लिए निकल जाती है। जिसके बाद काव्या खुद से बोलती है, जाओ जाओ मेरी प्यारी ननन जी, आज जब सबके सामने तुम लंच करने बैठोगी ना, और जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो सोच सोच कर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काव्या खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो काव्या से बोलती है, बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। राधिका गई? जी माँ जी, वो चली गई। खाना ले गई या नहीं? हाँ जी माँ जी, मैंने दे दिया था। ठीक है, चल अब मेरे लिए भी खाना लगा दे। ठीक है माँ जी। काव्या अपनी सास के लिए खाना लगा देती है। शर्मिला खाना खाना शुरू करती है। पहला निवाला खाते ही शर्मिला काव्या से बोलती है, ये क्या बनाया है? क्या हुआ माँ जी? इस खाने का तो भूगोल ही बिगाड़ रखा है तूने। ना नमक का ठिकाना है, ना ही मसालों का। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो खाना बनाते वक्त उसका स्वाद चेक कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ ननन जी आ गई और उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया और मुझे रोकने लगी। अब आप ही बताइए, बिना खाने को चेक किए मैं कैसे अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो अच्छा बना है या बुरा? तू खाने में नमक नहीं चेक कर रही होगी, बल्कि पूरा खाना ही चेक कर गई होगी। इसीलिए मेरी बेटी ने मना कर दिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना, और मेरा खाना हो चुका है, अब तू खा ले। ये कहकर शर्मिला खाना छोड़कर वहाँ से उठ जाती है। उसके जाने के बाद काव्या खुद से बोलती है, चलो अच्छा है, माँ और बेटी दोनों चली गई। अब मैं अपना बनाया हुआ स्पेशल खाना खाऊंगी। काव्या किचन में जाती है और अपने लिए दूसरा खाना लेकर आती है और चैन से बैठकर खाने लगती है। खाना खाते हुए काव्या खुद से बोलती है, वाह काव्या वाह, क्या खाना बनाया है तूने, मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ राधिका इस बात से बेखबर लंच टाइम होने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका लंच टाइम होता है, वो अपने टिफिन को खोलने ही वाली थी, पर टिफिन खोलते खोलते रुक जाती है और खुद से बोलती है, मेरी भाभी बिना किसी शैतानी के तो मुझे खाना दे नहीं सकती। एक काम करती हूँ, अपना लंच बॉक्स सबसे अलग खोलती हूँ, वरना इसके अंदर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। राधिका अपना लंच बॉक्स ले जाकर सबसे अलग बैठ जाती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें देखती है। देखने के साथ ही वो एकदम चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि मैंने इसको अकेले ही खोला, वरना बाकी सब लोग तो डर जाते। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी ने चाल तो कमाल की चली थी। छिपकली से मुझे डराना चाहा, पर वो ये बात भूल गई कि उन्होंने ये पहले भी किया हुआ है। इसलिए अब मुझे उनकी बचकानी हरकतों से बिल्कुल डर नहीं लगता।
राधिका उस नकली छिपकली को निकाल कर अपने बैग में रख लेती है और सबके साथ जाकर खाना खाने लगती है। कॉलेज पूरा होने के बाद वो अपने घर वापस जाती है और अपना लंच बॉक्स किचन में जाकर रख देती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। जिसके बाद में काव्या रसोई में जाकर उसका लंच बॉक्स देखती है और खुद से बोलती है, अरे ननन जी का लंच बॉक्स तो यहाँ रखा हुआ है और वो बहुत शांत भी नजर आ रही है। उनको लंच बॉक्स में छिपकली नहीं मिली क्या? एक बार जरा देखती हूँ क्या माजरा है। काव्या लंच बॉक्स खोलकर देखने लगती है। वो जैसे ही डब्बे को खोलती है उसके अंदर उसे एक बिच्छू नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और लंच बॉक्स को अपने से दूर फेंक देती है। जैसे ही वो लंच बॉक्स गिरता है तो उसमें से एक चिट्ठी भी निकलती है। वो चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती है। भाभी, एक गलती 2 बार नहीं करते। अगर दूसरी बार भी वो गलती करो तो वो गलती नहीं बेवकूफी बन जाती है। अगली बार लंच बॉक्स में छिपकली मत भेजना, वो पुरानी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सीधे राधिका के पास जाती है और गुस्से में उसे बोलती है, ये सब क्या है राधिका? मतलब तुमने जो मेरे साथ किया उसकी बात कर रही हूँ। और आपने जो किया मेरे साथ उसका क्या? उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो बड़ी हूँ, मुझे तो करने का हक बनता है। हाँ, मानती हूँ आप बड़ी हो, पर जब बड़े ही भूल करने लगे ना तो छोटों को ही उनको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, वरना संतुलन बिगड़ सकता है। काव्या राधिका पर गुस्सा कर रही थी कि तभी शर्मिला और नीलेश वहाँ आते हैं। काव्या उन्हें देखकर चुप हो जाती है। नीलेश काव्या से बोलता है, क्या बात है, इतना शोर कैसे मच रहा है? शोर? आपको पता भी है क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो तो हम बस ननद भाभी गप्पे मार रही थी। अरे अब बातें बातें ही करती रहोगी या खाना वाना भी मिलेगा? हाँ यार, पता है कितनी भूख लग रही है। बस भैया आप नीचे चलिए, आपको 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। जल्दी आ जाना। नीलेश और शर्मिला दोनों नीचे चले जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो खाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर राधिका काव्या से बोलती है, अरे भाभी, आप ये क्या करने जा रही थी? भैया को सब सच बताने जा रही थी? अरे सच बताने से पहले ये तो सोच लेती कि जितनी गलती मेरी थी उससे कहीं ज्यादा आपकी थी। मेरा जो होता सो होता, पर आपका क्या होता ये सोचा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने वक्त रहते मेरी बात काट दी, वरना आज तो घर से मेरा पता ही कट जाता। अब नीचे चले, उन्हें खाना भी देना है। हाँ हाँ चलो। वो दोनों एक साथ नीचे जाने लगती हैं। नीचे जाते जाते काव्या राधिका से बोलती है, सुनो राधिका जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, बस मुझे खाने में छिपकली मत देना। नहीं नहीं, अब कभी नहीं दूंगी। वो दोनों नीचे जाकर सबको खाना खिलाती हैं और खुद भी खाना खा लेती हैं। जिसके बाद अब से वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ती। काव्या भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज आ जाती है। जिसके बाद परी अपने पति आरव के साथ दिल्ली में रहा करती थी। परी को मैगी खाना और सबको बनाकर खिलाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। तभी परी अपनी सास संचिता देवी से कहती है, माँ जी क्या बनाऊं? बरसात का मौसम है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, पकोड़े बना लेना, मेरा तो यही खाने का मन कर रहा है। नहीं माँ जी, मैं मैगी बना लेती हूँ मस्त मसाला डाल के। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पकोड़े खाने का मन है तो तू यही बना। आइडिया, अभी बना कर लाती हूँ पकोड़े, वो भी एकदम नए स्टाइल में। परी रसोई में जाती है और 2 पैकेट मैगी लेती है और उसे उबाल लेती है। जिसके बाद वो उसे बेसन के घोल में मिलाकर गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है और मसाले वाली चाय के साथ में अपनी सास को सर्व करती है। संचिता जल्दी से पकोड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है और स्वाद लेते हुए कहती है, बहू, मजा आ गया पकोड़े खाकर। मगर किस चीज के पकोड़े बनाए हैं तूने? स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है इसका। माँ जी, मैंने मैगी के पकोड़े बनाए हैं। हे भगवान, सारा दिन मैगी में ही डूबी रह तू। मगर इन पकोड़े का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ गया खाकर। हाँ जी माँ जी, तभी तो बनाए हैं। मगर इतना भी क्या किसी चीज का दीवाना होना, ये सब अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी, आपको मैगी पसंद नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हैं आप ऐसे।
ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आए दिन दोनों सास बहू में मैगी को लेकर बहस होने लगती है और एक दिन आरव अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसमें से उसका एक दोस्त बोलता है, यार तेरी वाइफ है बड़ी कमाल की, मैगी का कुछ भी बना देती है और तुझे मन मार कर खाना ही पड़ता है। साले तेरी शादी नहीं हुई ना, तभी ऐसे बकवास कर रहा है। हाँ यार, मैं आरव की दिक्कत को समझ सकता हूँ। अगर वाइफ की पसंद को ना पसंद कर दो तो बवाल ही हो जाता है। अरे यार मैं समझता हूँ ये बात, बीवी नहीं है तो क्या हुआ, जीएफ तो है, नाक में दम करके रख देती है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं और शाम को आरव घर पहुंचता है। वहीं रात के डिनर में भी परी ने फिर से मैगी की सब्जी बनाई होती है। संचिता और आरव बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। आरव का जन्मदिन आता है। परी सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से कर देती है। आरव केक कट करने के लिए अच्छे से तैयार होकर खड़ा होता है कि तभी साइड में उसकी माँ केक लेकर आ रही होती है और दूसरी साइड से परी मैगी का केक बनाकर लाती है और परी आरव से कहती है, सुनिए जी, आप मेरा बनाया हुआ ही केक कट करेंगे। ओ महारानी, तेरा बनाया हुआ केक खाकर मेरे बेटे का पेट खराब हो जाएगा। माँ जी, आप तो बस मेरी मैगी की रेसिपी में ना कमियां ही निकाल सकती हैं और कुछ तो आता नहीं आपको। बोला ना कि आरव पहले मेरा दिया हुआ केक काटेगा, समझी? मैंने बोल दिया ना कि मेरा मैगी से बना हुआ केक कट होगा पहले, तो मतलब वही कट होगा। अरे बस करो आप दोनों, ये क्या चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? आरव अपनी माँ और पत्नी की बात मानकर अपने दोनों हाथों से एक एक केक को कट कर देता है और दोनों हाथों से एक तरफ माँ को और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को केक खिलाता है। हंसी खुशी सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह अगली सुबह परी आरव का लंच बना रही होती है कि तभी उसके मन में एक अच्छा सा ख्याल आता है। तो वो सोचती है, जब मुझे मैगी की इतनी सारी वैरायटी बनानी आती है तो क्यों ना मैं अपना मैगी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लूं। प्लेन मैगी तो सबको पसंद नहीं होती, जब मैं अलग अलग डिशेस बना के सेल करूंगी तो मेरा होटल अच्छा चलेगा। खाना बनाने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उनको इस बिजनेस के बारे में सब बताती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है ये उल्टे पुल्टे काम करने की, हम तो वैसे भी परेशान हैं, बाकियों को भी परेशान करने लगेगी। माँ जी, उल्टे काम है ये। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज तक मैंने मैगी की जितनी भी रेसिपी बनाई है, क्या उनमें टेस्ट नहीं था? हाँ हाँ, टेस्ट होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही चीज खाते रहें। और अब महारानी को मैगी का स्टॉल खोलना है। हाँ माँ जी, मैं तो होटल खोल के ही रहूंगी, चाहे आप साथ दो या ना दो। और देखना, जिस दिन मेरा होटल फेमस हो गया ना, आपको उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। दोनों सास बहू स्टॉल खोलने को लेकर बहस करने लगती हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन परी आरव से इस बारे में बात करती है और उससे कहती है, आरव, मुझे ना मैगी का स्टॉल खोलना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरे पागल, खुद को मास्टर शेफ समझती हो क्या? मगर उससे कम भी नहीं समझती हूँ खुद को। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है। शादी करते वक्त तो इतने वादे किए थे, हर जगह साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा। अब क्या हुआ, हवा हो गई ना सारी चीजें। करती रहो बकबक, मैं चला। परी आरव को बहुत समझाती है मगर आरव भी उसको मना कर देता है। परी बहुत उदास हो जाती है तो वो खुद से बोलती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मगर मैं अपना मैगी का स्टॉल खोल कर ही रहूंगी। और जब मेरा स्टॉल एक होटल में तब्दील हो जाएगा ना, तब समझ आएगा इनको कि मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और परी मैगी का स्टॉल खोलने का ठान ही लेती है और कुछ ही समय के बाद वो एक छोटा सा मैगी का स्टॉल खोल लेती है, जहाँ वो मैगी की बहुत सारी वेराइटीज बनाती है, जैसे कि मैगी के समोसे, मैगी रोल, मैगी पराठा, मैगी सैंडविच आदि। धीरे धीरे उसका स्टॉल चलने लगता है। बूढ़े से लेकर जवान तक हर आदमी उसके स्टॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी तरक्की देखकर उसकी पड़ोस की एक औरत उसके घर जाकर उसकी सास संचिता से कहती है, वाह संचिता बहन, तुम्हारी बहू का तो बहुत नाम हो गया। अब तो गली मोहल्ले में सब उसको मैगी वाली बहू कहने लगे हैं। तो बहू किसकी है ये बता।
हाँ हाँ तेरी है, मगर लक्षण तो तेरे जैसे नहीं हैं। अच्छा, तो मेरे घर में आके मेरे लिए ही बोल रही है तू? अरे तो चल बाहर भी बोल देती हूँ। अरे जाना तू। और रही बात मेरी बहू की, तो तू एक काम कर, पहले अपनी बहू के ऊपर नजर रख, जिसे कुछ आता ही नहीं। हाँ, एक तो तारीफ करी, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। संचिता को अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। संचिता आरव दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो आरव अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने कितना बुरा किया ना। एक ही परिवार के होकर भी परी का साथ नहीं दिया हमने। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं तो कहती हूँ कि चल के माफी मांग लेते हैं बहू से। हाँ माँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन तब भी उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। संचिता और आरव दोनों ही परी के पास जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही परी उन्हें माफ करके अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने लगती है, जिसमें संचिता भी उसका पूरा हाथ बटाती है। इसी के साथ वो सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, चाय दे दो, लेट हो रहा हूँ। अरे चाय तो कब की रख दी मैंने टेबल पर, जल्दी पी ले, दुकान भी खोलनी है। हाँ माँ, बस पी रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकअप गैलरी को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने शॉप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगाकर पूजा करने लगता है। तभी छवि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई है? पहली बार में ही सोनू छवि को देखकर फिसल जाता है और एकटक देखता रहता है। तभी चुटकी बजाती हुई छवि उसे फिर से पूछती है और बोलती है, जी आप सुन रहे हैं? जी, क्या चाहिए आपको? जी मुझे फाउंडेशन, लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए। ओके मैम, ये लीजिए, आपको ये वाला फाउंडेशन चलेगा। ये हुडा का है और ये लैक्मे का, और भी ब्रांड्स है मेरे पास। और आपका ये लाइनर, काजल और ये आई शेडोज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप वो क्लिप्स भी दे दीजिए, और हाँ, ये वाला जो सामान है ना, ये भी डाल दीजिए, और इन सबको एक बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर दो। ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ। छवि की बात सुनकर सोनू उसका सारा सामान पैक कर देता है और उसे बिल देता है, जिसे देखकर छवि बोलती है, अरे आपने बाकी के पैसे तो लिए ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया वो बात 200 रुपए में आ गया। इतने कम पैसे में कैसे? अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? आपको 75% सेल में से सामान दिया है, इसीलिए इतने कम पैसे चार्ज किए हैं, और कुछ दिन तक यही ऑफर चलेगा। सच्ची क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी? मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफ्ते चलने वाली है। वाओ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं कल दोबारा से आऊंगी। जी वेलकम। छवि सामान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। कम पैसों में इतना बढ़िया तोहफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बाद स्नेहा को भी उस शॉप पर लेकर जाऊंगी। शाम के 4 बज जाते हैं और छवि लहंगा पहनकर और मेकअप करके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंचती है। वहां जाकर वो वही मेकअप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है, यार अच्छे से अपने मैरिज लाइफ एंजॉय करना, और ये ले गिफ्ट, खोल कर देख, तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लिए लाई है तू? वाव, इतने सारे अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स, थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुझे पता है कि तुम मेकअप की कितनी दीवानी है, इसीलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो, चल अब खाना खा ले, वरना पता चले मेरी शादी में तू भूखी ही रह गई। ठीक है, तू मजे कर। रुक रुक, एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भैया, जरा एक फोटो तो खींचना। छवि के इतना कहते ही कैमरे वाला दोनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी एंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन छवि अपनी फ्रेंड स्नेहा को बुलाती है और उसके साथ ही सोनू मेकअप गैलरी की शॉप पर पहुंचती है।
जिसके बाद वहाँ जाकर वो बोलती है। जी सुनिए, मेकअप की सेल अभी भी चल रही है? जी हाँ जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दोबारा लेने आई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर, देख लीजिए आपको जो चाहिए। छवि मेकअप चूज कर ही रही होती है कि अचानक से सोनू की शॉप पर 3-4 लड़कियां एक साथ आ जाती है और वो सेल देखकर उसकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदने लगती है। जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां छवि को शॉप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवि बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है ये, पहले मैं आई थी, मुझे ही सामान नहीं लेने दे रहे, क्या भीड़ मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई, इस भीड़ में वो भी खो गई। आधे घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां सामान लेकर निकल जाती है, तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है, अरे तू कहाँ रह गई थी? मैंने बहुत मुश्किल से सामान लिया है। सारी की सारी लड़कियां झपट्टा मार रही थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैंने भी झपट्टा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। यार हद है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई और अपने लिए ही कुछ ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझसे ले लियो। अरे यार तुझसे लेके कब तक यूज करूंगी, अपने पास भी तो होना चाहिए ना। चल अब अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आती है और सोनू के पास आकर बोलती है, जी सुनिए, वो सेल वाले मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या सारे? जी आज पता नहीं इतनी भीड़ कैसे लग गई, बट डोंट वरी, आपके लिए स्पेशल सेल डिस्काउंट है क्योंकि आप मेरी स्पेशल कस्टमर हैं। आपके पैर रखते ही मेरी शॉप काफी डिमांड में आ गई है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर कल शॉपिंग करना। आपको मैं 90% पर सारा सामान दूंगा। थैंक यू मुझे स्पेशल समझने के लिए। अच्छा सुनिए, वो वैक्स का डब्बा दे दीजिए। ऊपर रखा है ये तो, मैं चढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगी। ऐसा करिए आप चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी पकड़ लेता हूँ। छवि उसकी बात मानकर चढ़ने लगती है और सामान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सोनू उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों की नजदीकियां बढ़ती है। तभी स्नेहा खांसते हुए बोलती है, सपने से बाहर आ जाइए दोनों। स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा सामान पैक करके दे देता है, जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नंबर लिख के डाल देता है। घर आकर छवि सारा सामान कबर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है जिसमें सोनू का नंबर होता है। छवि उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो हेलो, अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी। वैसे मेरा नाम सोनू है और आपका? जी मेरा नाम छवि है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ। इस तरह दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन छवि उसकी शॉप पर जाती है और सोनू उसे 90% सेल में मेकअप देता है। जिसके बाद छवि पैसे दे रही होती है तो सोनू बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे नहीं सोनू, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता। और वैसे भी आपका सामान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार बार आती हूँ लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी, क्यों? वाइफ बनाने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वक्त बीतता है। दोनों रात भर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं। धीरे धीरे छवि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनू की शॉप में मदद भी करती है। ऐसे ही एक दिन छवि को बैठे बैठे एक आइडिया आता है और वो सोनू से बोलती है, सुनिए जी, हमारी मेकअप की शॉप को ना हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे। उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज्यादा होने लगेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? ओके, गुड आइडिया। देर किस बात की, शुरू हो जाओ। छवि एक वीडियो शूट करती है जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोडक्ट्स के प्राइस बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को यूज किया है और शॉप की फोटो डालकर FB पर अपलोड कर देती है, जिसके अगले दिन ही छवि की बनाई हुई वीडियो वायरल हो जाती है।
और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे सोनू की शॉप एक बहुत बड़ी मेकअप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।